जय हिंद विद्यार्थी, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते आप स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे, जिसकी आप इंतजार कर रहे थे हेलो एल्केन और हेलो एरीन में। उसकी घड़ियां खत्म हो चुकी है और आज से हम लोग मैकेनिज्म स्टार्ट करने वाले हैं, जो बहुत ही शानदार, दमदार और जानदार तरीके से बताने वाले हैं। आज वीडियो छोटा ही होगा, लेकिन ज़बरदस्त चीज़ आपको सीखने को मिलने वाला है। तो आप वीडियो पे बने रहें, क्योंकि इस चैप्टर में हमने अधिकांश क्वेश्चन कर लिया। इस चैप्टर में हमने अधिकांश रिएक्शन जो इम्पोर्टेंट होता है वो मैंने कर लिया, आपने भी कर लिया। और साथ साथ इस चैप्टर में सबसे खास चीज और बचा हुआ है, जो ऑब्जेक्टिव हो, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है। और वो ऑब्जेक्टिव इस प्रकार से हम सेटअप कर रहे हैं कि आने वाले एग्जाम में आप A to Z क्वेश्चन बना के आ पाएंगे। केमिस्ट्री में चाहे फिजिक्स में, हर चैप्टर को इस बार फोड़ना है। क्योंकि हम देखिए जितना साल से पढ़ा रहे हैं, उस सारे एक्सपीरियंस को मैंने कलेक्ट किया और मैं आपको इनपुट देने का प्रयास कर रहा हूं। जितना ज़्यादा कोई भी इंसान एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, उस अनुभव को अगर कलेक्ट किया जाए और स्टूडेंट के साथ अगर शेयर किया जाए तो बहुत ही फायदेमंद स्टूडेंट के लिए होगा। तो देर किस बात की, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है मैकेनिज्म। आज का जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है मैकेनिज्म। और मैकेनिज्म स्टार्ट करने से पहले क्या बोले, स्टार्ट हो ही गया। मैकेनिज्म बनाने से पहले बोलिए कुछ चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, जो हम आपको देने वाले हैं। आज इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बताना चाहते हैं, ताकि स्टूडेंट किसी भी प्रकार से मैकेनिज्म में फंसे ना। स्टूडेंट को ये ना लगे कि हमारे साथ गड़बड़ हो रहा है, हमको नहीं समझ में आ रहा। तो आज हम लोग मैकेनिज्म बनाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, जो यूज होने वाला है मैकेनिज्म। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इतने अच्छे तरीके से बताएंगे कि आपको सारा मैकेनिज्म एकदम आसान हो जाएगा। मैकेनिज्म को आसान करके हम आपको बतलाएंगे, और इतना आसान बताएंगे कि आप भी खुद किसी दूसरे को बता सकते हैं। इस प्रकार से पढ़ा जाएगा। तो देखिए, हम जहां तक सुने हैं कि बोलता है कि मैकेनिज्म भारी होता है। नहीं, मैकेनिज्म भारी नहीं है, केवल बताने का एक तरीका होना चाहिए। अगर आप बताने का तरीका में किसी भी प्रकार का अगर गड़बड़ कर दिए, तो स्टूडेंट को वो चीज आसान कहां से लगेगा, भारी लगेगा। केवल तरीका आसान होना चाहिए, बाकी बात मैकेनिज्म भी काफ़ी आसान है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हुए कुछ पॉइंट के बारे में बात करते हैं। सुनो ध्यान से। पहले आप ये बताइए, सोडियम का नाम सुने होंगे। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है भाई? 11। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो होगा 281। ओके, पहला कक्षा का नाम K, दूसरा का नाम L और तीसरा का नाम M। आप थोड़ा ये बताइए कि हमारा जो सोडियम है ये अस्थाई है कि अस्थाई? हमारा जो सोडियम है ये अस्थाई है कि अस्थाई? सोडियम भाई साहब अस्थाई है। सोडियम जो है अस्थाई तभी हो पाएगा जब ये सोडियम किसके जैसा बनना चाहेगा? नियोन के जैसा। और आपको पता है नियोन का परमाणु संख्या होता है 10। नियोन का परमाणु संख्या होता है 10 और सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11। तो अगर सोडियम नियोन के जैसा बनना चाहेगा तो बताओ, सोडियम अपने बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? हटा देगा।
एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग देगा, अर्थात बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा भाई, त्याग देगा। अब बताइए इलेक्ट्रॉन त्यागने से इस सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन में कमी हुआ, और यदि इलेक्ट्रॉन में कमी होता है तो आपको पता है कि सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज हम लोग देंगे, प्लस चार्ज। तो इससे आपको क्या जानकारी मिला, इसके पास पहले इलेक्ट्रॉन था 11, क्योंकि आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे Z बराबर P बराबर E, जितना परमाणु संख्या उतना प्रोटॉन संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉन संख्या। तो परमाणु संख्या अगर 11 है तो प्रोटॉन संख्या भी 11 होगा, इलेक्ट्रॉन संख्या भी कितना होगा भाई, 11 था। अगर ये अस्थाई होना चाहेगा तो नियोन के जैसा बनेगा, और नियोन के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए सोडियम भाई साहब 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया, त्याग किया। तो 11 से 10 हो गया, अर्थात इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया। क्या हुआ भाई, इलेक्ट्रॉन का कमी, और इलेक्ट्रॉन का कमी होता है तो बताओ कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। अगर कहीं भी प्लस चार्ज दिख रहा है तो इसका मतलब आपको समझना है भाई इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, कमी, या फिर बोलिए इलेक्ट्रॉन की त्याग। कोई दिक्कत। अब दूसरा हम एलिमेंट ले रहे हैं जिसका नाम है भाई क्लोरीन। आपको पता है क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8, 7, पहला कक्षा के, दूसरा L, और तीसरा भाई साहब हमारा है M। आप ये बताइए क्लोरीन किसके जैसा बनना चाहेगा, ये क्लोरीन भाई साहब आर्गन के जैसा बनना चाहेगा, और आर्गन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन है 18, लेकिन इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, 17। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा, कौन भाई साहब, क्लोरीन। और जैसे इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया, पहले इलेक्ट्रॉन था टोटल 17, और एक जैसे ग्रहण किया, क्योंकि इसके पास 18 होता है, इसको बनना है इसके जैसा, एक इलेक्ट्रॉन और लेगा तो इसके पास भी 18 हो जाएगा। तो बताओ इलेक्ट्रॉन का अगर आप ग्रहण कीजिएगा तो आपके ऊपर बताओ कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज। और याद रखिएगा अगर कहीं भी माइनस चार्ज आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। क्या बता रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। बताइए यहां तक किसी को समस्या, यहां तक समस्या। हम देखिए ये चीज बताना नहीं चाह रहे, ये चीज आपको पता ही है। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कहीं भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम प्लस के बारे में बात करेंगे तो आपको समझना है वो कमी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यदि माइनस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको समझना है कि वृद्धि के बारे में बात कर रहा है। कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे इसको थोड़ा अच्छे तरीके से लिखा जाए। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैकेनिज्म स्टार्ट करें और बड़ा बेहतरीन तरीका से हम आपको सिखाने वाले हैं, और आज से ये क्लास स्टार्ट हो गया। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी प्लस दिखेगा तो इसका मतलब आपको समझना है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी। क्या समझना भाई, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी। आप लोग नोट में नोट कॉपी जरूर बनाएं और इसे नोट डाउन करें। कहीं भी प्लस दिखेगा, अभी आपको जस्ट समझा चुके हैं कि प्लस कमी को क्यों बताता है, क्योंकि इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। माइनस वृद्धि को क्यों बताता है, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। तो याद रखिएगा प्लस का मतलब होता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी, और लेकिन अगर कहीं माइनस दिखेगा तो इसका मतलब समझना है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या समझना है भाई, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पहला पॉइंट हमने जानकारी दिया। मैकेनिज्म स्टार्ट करने से पहले इसे ध्यान पूर्वक याद रखेंगे, इसे सीटीएम कर लीजिए। और बहुत विद्यार्थी सोच रहा होगा कि सीटीएम का मतलब क्या हुआ, कनेक्ट टू माइंड। सी का मतलब कनेक्ट, टी का मतलब टू, एम का मतलब माइंड। माइंड में कनेक्ट कर लेना है, तभी आपको सारा मैकेनिज्म समझने में बड़ा सुविधा होगा। हम आप ही के सुविधा के लिए ये सारा चीज करवा रहे हैं, इसलिए हमारे वीडियो पे बने रहें, हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार दें। हम आपके लिए हमेशा खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। तो आइए, मैकेनिज्म में पहला पॉइंट आपको याद रखना है। अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, कुछ पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, उस पॉइंट को ध्यान में रखना है। प्लस का मतलब होता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी,
और माइनस का मतलब होता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आइए अगला पॉइंट हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं, ध्यान से सीखेंगे, सभी लोग ध्यान से सीखेंगे। हमने एक अणु लिया जिसका नाम है Cl2, क्लोरीन अणु। आप ये बताइए इस Cl2 को क्या हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। और आपको पता है सिंगल बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन के मिलने से। 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वहां पे सिंगल बॉन्ड दिखाते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो डबल बॉन्ड दिखाते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ट्रिपल बॉन्ड दिखाते हैं। अब क्या हुआ, ये क्लोरीन और क्लोरीन के बीच हो गया डिवोर्स का मामला। डिवोर्स समझते हैं, टूट गया। जब क्लोरीन और क्लोरीन के बीच बंध टूट गया तो ये क्लोरीन भाई साहब के पास अपना इलेक्ट्रॉन आ गया और ये भाई साहब के पास भी अपना इलेक्ट्रॉन आ गया। समझिए ध्यान से। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे क्लोरीन का मुक्त मूलक। क्या पढ़ेंगे भाई, क्लोरीन का मुक्त मूलक। ध्यान पूर्वक सीखेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्लोरीन का मुक्त मूलक। और सेम यहां भी वही पढ़ेंगे, क्लोरीन का मुक्त मूलक। एक एग्जांपल और लेते हैं, Br2। बताओ Br2 में B और Br के बीच सिंगल बॉन्ड देंगे, बॉन्ड टूटा तो इसका अपना इलेक्ट्रॉन इसी के पास हो गया, इसका अपना इलेक्ट्रॉन इसी के पास रह गया। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, Br का मुक्त मूलक, Br का मुक्त मूलक। इसको बताइए क्या पढ़ेंगे, ब्रोमीन का मुक्त मूलक। ये सेकेंड पॉइंट हमने आपको जानकारी दिया। इसको क्या पढ़ेंगे, मुक्त मूलक। कहीं भी इस प्रकार से अगर डॉटेड में दिख रहा है तो आपको पढ़ना है इसको मुक्त मूलक। किसका, ब्रोमीन का। ये आपका सेकेंड पॉइंट हुआ। कौन सा पॉइंट, सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट सोडियम प्लस कैसा आयन, इसको पढ़ेंगे धन आयन। सोडियम का धन आयन। किसका धन आयन भाई, सोडियम का धन आयन, अर्थात इसके ऊपर आयन है। आयन 2 प्रकार का, प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। क्लोरीन के ऊपर माइनस, तो इसको क्या पढ़ेंगे भाई, क्लोरीन का ऋण आयन, क्लोरीन का ऋण आयन। और धनायन और ऋणायन अगर नहीं बोलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आप क्या बोल सकते हैं, आयन, क्योंकि आयन में दोनों आ जाएगा, धनायन भी और ऋणायन भी। ये आपका थर्ड पॉइंट है। ये सब पॉइंट आपको जानना है। अब आइए अगला पॉइंट के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं समविदलन। ये बहुत ज्यादा यूज होगा भाई मैकेनिज्म में। समविदलन जिसको इंग्लिश में पढ़ते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज, होमोलाइटिक क्लीवेज। एच कैपिटल दीजिए और अच्छा लगेगा देखने। समविदलन का इस्तेमाल हम मैकेनिज्म में बहुत बार करेंगे। तो समविदलन का मतलब क्या होता है समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मान लेते हैं हम एक उदाहरण के साथ आपको समझाना चाहेंगे और जैसे ही स्टार्ट करेंगे आपको वहां पे और ज्यादा समझ में आएगा, यहां भी समझ में आएगा। समविदलन का मतलब समझिए, मान लेते हैं ए और बी के बीच है सिंगल बॉन्ड। ए और बी के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड। अब क्या हुआ, जैसे यहां पे बॉन्ड टूटा तो इसका अपना इलेक्ट्रॉन खुद के पास
और इसका भी अपना इलेक्ट्रॉन खुद के पास। तो ऐसे अगर कहीं दिखेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे समविदलन, अर्थात यहां पे देखिए दो खंड है और दोनों खंड का इलेक्ट्रॉन अपने अपने के पास चला गया। समविदलन, सम का मतलब होता है बराबर, विदलन का मतलब टूटना। जैसे टूटा, दोनों के पास सेम इलेक्ट्रॉन है। अगर इसके पास 2 है तो इसके पास भी 2, इसके पास 3 है तो इसके पास भी 3, बराबर बराबर। तो याद रखना, समविदलन का मतलब हुआ प्रत्येक खंड में समान इलेक्ट्रॉन का बंटना, समान इलेक्ट्रॉन बंटना। जैसे मान लेते हैं, एक और लेते हैं बी और सी, बोलेंगे कि समविदलन करना है, समविदलन करना है। तो इसका मतलब आपको समझना है कि इसका अपना इलेक्ट्रॉन खुद के पास और इसका भी अपना इलेक्ट्रॉन खुद के पास। तो यहां पे भाई साहब क्या हो रहा है, समविदलन, अर्थात प्रत्येक खंड के पास एक एक इलेक्ट्रॉन का होना। समझ में आ रहा है? अब एक पॉइंट और के बारे में बात कर रहे हैं, विषम विदलन। विषम विदलन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, इसका मतलब समझिए। अगर मान लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाहेंगे तो ध्यान पूर्वक समझिए। इसके बीच में है सिंगल बॉन्ड। अगर हम कहीं भी विषम विदलन के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, विषम विदलन, तो आपको समझना है क्या, समझिए कि कोई एक खंड के पास इलेक्ट्रॉन का जाना, प्रत्येक खंड के पास नहीं, 2 खंड है ए और बी, कोई एक खंड के पास इलेक्ट्रॉन का शेयर होना, या फिर इसका इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा या फिर इसका इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा। ध्यान पूर्वक सभी लोग विद्यार्थी सीखेंगे, क्योंकि हम इस प्रकार से बताने जा रहे हैं मैकेनिज्म कि आज तक YouTube के इतिहास में इस प्रकार से बेसिक के साथ कोई भी चैनल नहीं पढ़ाया होगा। पढ़ाता है सभी, लेकिन वो डायरेक्ट रिएक्शन बताता, उसके बाद सीधा मैकेनिज्म बताता नहीं। हमने आपको सबसे पहले रिएक्शन सिखाया, उसके बाद मैकेनिज्म बताने का प्रयास करेंगे ताकि आपको समझ में बेहतरीन तरीका से आए। और मैकेनिज्म स्टार्ट करने से पहले भी कुछ कुछ चीजों की जानकारी आवश्यक है, आवश्यक नहीं अति आवश्यक है, ताकि विद्यार्थी के मन में प्रश्नवाचक चिन्ह ना उठे। प्रश्नवाचक चिन्ह उठ रहा है तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं खोट है। तो उस खोट को, उस त्रुटि को हम दूर करना चाहते हैं, इसलिए इस पे हम बहुत अच्छे तरीका से काम कर रहे हैं और अच्छे तरीका से इसको हम इस पे काम करके आपको बताना चाहते हैं। देखिए, विषम विदलन अगर कहीं भी हो रहा है तो इसका मतलब समझना कि कोई एक खंड के पास इलेक्ट्रॉन का शेयर होना। जैसे समविदलन में अभी आप पढ़े थे, इसका मतलब होता है कि प्रत्येक खंड के पास समान इलेक्ट्रॉन का शेयर होना, और इसका मतलब होता है कि कोई एक खंड के पास इलेक्ट्रॉन का शेयर होना, या फिर ए का इलेक्ट्रॉन बी के पास चल जाए। अब बताओ, अगर ए का इलेक्ट्रॉन बी के पास जाएगा, इसके ऊपर हो जाएगा प्लस चार्ज और इसके ऊपर हो जाएगा माइनस चार्ज। अगर कहीं भी प्लस माइनस दिख रहा है,
कहीं भी प्लस माइनस अर्थात आयन दिख रहा है तो आपको समझ जाना है कि वहां पे जो बॉन्ड टूटा है वो हेट्रोलाइटिक के फॉर्म में है, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज हुआ। अगर इलेक्ट्रॉन समान रूप से शेयर हो रहा है प्रत्येक खंड में तो आपको समझना है कि होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ। समझ में आ रहा है ना? इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अपना जात में शादी करना, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि दूसरे जात में शादी करना। यहां मामला गड़बड़ है। फिर से सुनिए, विषम विदलन का मतलब होता है कोई एक खंड के पास इलेक्ट्रॉन का शेयर होना। अब बताओ, इसको आप तो ऐसे भी समझ सकता है, जैसे ए वाला इलेक्ट्रॉन बी के पास गया तो बी के ऊपर माइनस चार्ज और ए के ऊपर प्लस चार्ज, ऐसे भी तो हो सकता है। बी का इलेक्ट्रॉन ए के पास आएगा तो बताओ ए के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस चार्ज, और बी के ऊपर हो जाएगा प्लस चार्ज। बताइए किसी को समस्या? समस्या है नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। विषम विदलन अगर है तो आपको समझना है भाई कि प्लस और माइनस अर्थात आयन दिखेगा, आयन दिखेगा। अगर सम विदलन हो रहा है तो क्या दिखेगा भाई? मुक्त मूलक। अगर विषम विदलन हो रहा है तो बताओ क्या दिखेगा? आयन। क्या बात है, इसमें उत्पाद आयन होता है और इसमें उत्पाद मुक्त मूलक होता है। फिर से बोलो, समविदलन में उत्पाद मुक्त मूलक होता है और विषम विदलन में उत्पाद आयन होता है। और एक पॉइंट हम आपको बताना चाहते हैं, याद रखेंगे, अगर कहीं भी समविदलन हो रहा है, क्या हो रहा है? कहीं भी समविदलन हो रहा है तो वहां पे एक एरो का इस्तेमाल करेंगे पहचान के लिए, जिस एरो का नाम है सिंपल फिश हुक एरो। सिंपल फूस बोलते हैं, सिंपल फिश हुक एरो अर्थात मछली फंसाने वाला एरो। इस प्रकार से ये मछली फंसेगा। याद रखना, अगर कहीं भी समविदलन हो रहा है तो उसके पहचान के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? सिंपल फिश हुक एरो, सिंपल फिश हुक एरो, सिंपल फिश हुक एरो। अगर कहीं भी विषम विदलन हो रहा है तो इसके लिए हम लोग सिंपल कर्व एरो का प्रयोग करते हैं। सिंपल कर्व एरो का प्रयोग करते हैं। ये हमारा, इस पॉइंट को याद रखेंगे। फिर से बोलिए, समविदलन का मतलब हुआ कि प्रत्येक खंड के पास इलेक्ट्रॉन का शेयर होना, और इसमें कौन सा एरो का इस्तेमाल करेंगे? सिंपल फिश हुक एरो। और इसमें कौन सा एरो का इस्तेमाल करेंगे? सिंपल कर्व एरो। और तीसरा पॉइंट आपने क्या सीखा कि इसमें उत्पाद मुक्त मूलक बनता है और इसमें उत्पाद आयन बनता है। तो आइए इसको हम थोड़ा चार्ट बना के लिखा देते हैं। एक तरफ समविदलन, एक तरफ समविदलन और एक तरफ देते हैं विषम विदलन। विषम विदलन, देखो इसमें आपको पहला पॉइंट हमने सिखाया, प्रत्येक खंड के पास इलेक्ट्रॉन का शेयर होना। समझ रहे होंगे बात को?
समान मात्रा में, और इसमें एक खंड के पास कोई एक खंड के पास कोई एक खंड के पास कोई एक खंड के पास इलेक्ट्रॉन का शेयर होना, इलेक्ट्रॉन का शेयर होना। दूसरा पॉइंट हमने आपको सिखाया कि इसमें उत्पाद क्या बनता है, मुक्त मूलक। क्या बनता है, मुक्त मूलक। और इसमें हमने आपको सिखाया कि इसमें उत्पाद आयन बनता है, इसमें उत्पाद आयन बनता है। तीसरा पॉइंट हमने सिखाया कि इसमें हम लोग सिंपल फिश हुक एरो का इस्तेमाल करते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, सिंपल फिश हुक एरो। और इसमें हम लोग सिंपल कर्व, अरे भाई ज्यादा गड़बड़ लिखा रहा, सिंपल कर्व एरो। कितना आसान हो गया बताइए। अब आपको कहीं भी दिक्कत होगा क्या, समस्या होगा क्या? नहीं। चलिए और कुछ पॉइंट के बारे में बताना चाहते हैं, ध्यान पूर्वक सीखेंगे। जो मैकेनिज्म में यूज होने वाला है, ये हमारा है कार्बन का मुक्त मूलक, और ये कार्बन का मुक्त मूलक 3 कार्बन से कनेक्ट है, तो इसको बोलेंगे 3 डिग्री कार्ब मुक्त मूलक। 3 डिग्री कार्ब मुक्त मूलक, ध्यान पूर्वक सीखते जाइएगा। दूसरा पॉइंट, कार्बन का मुक्त मूलक, इधर ही लिखते हैं थोड़ा अच्छा लगेगा देखने। कार्बन का मुक्त मूलक 2 कार्बन से कनेक्ट है। यदि कार्बन का मुक्त मूलक 2 कार्बन से कनेक्ट होगा तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री कार्ब मुक्त मूलक। कार्ब मुक्त मूलक। और कार्बन का मुक्त मूलक यदि एक कार्बन से कनेक्ट होगा तो इसको पढ़ेंगे 1 डिग्री कार्ब मुक्त मूलक। कार्ब मुक्त मूलक, इसका पहचान ऐसे भी होता है, यदि कार्बन का मुक्त मूलक एक भी कार्बन से कनेक्ट नहीं हो तब भी इसका नाम होता है 1 डिग्री कार्ब मुक्त मूलक। 1 डिग्री कार्ब मुक्त मूलक। फिर से सुनिए, कार्बन का मुक्त मूलक 3 कार्बन से कनेक्ट है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे 3 डिग्री कार्ब मुक्त मूलक। कार्बन का मुक्त मूलक 2 कार्बन से कनेक्ट है, इसको क्या बोलेंगे 2 डिग्री कार्ब मुक्त मूलक। और कार्बन का मूलक मुक्त मूलक 1 कार्बन से कनेक्ट है, क्या बोलेंगे 1 डिग्री कार्ब मुक्त मूलक। या फिर एक भी कार्बन से कनेक्ट नहीं है तब भी क्या बोलेंगे इसको 1 डिग्री कार्ब मुक्त मूलक। समझ रहे हैं बात को? आगे समझिए अगला पॉइंट, ध्यान पूर्वक सीखते जाइए। इस बार बोल रहे हैं कार्बन धनायन। कार्बन धनायन थोड़ा नीचे लिखते हैं तो आपको ज्यादा दिखेगा। कार्बन धनायन यदि 3 कार्बन से कनेक्ट होगा, कार्बन धनायन यदि 3 कार्बन से कनेक्ट होगा तो इसका नाम होगा 3 डिग्री कार्ब धनायन। 3 डिग्री कार्ब धनायन। दूसरा पॉइंट,
कार्बन धनायन यदि 2 कार्बन से कनेक्ट होगा तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री कार्ब धनायन। 2 डिग्री कार्ब धनायन। यदि कार्बन का मुक्त मूलक 1 कार्बन से कनेक्ट होगा तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री कार्ब धनायन। यदि एक भी कार्बन से नहीं भी कनेक्ट है, यदि कार्बन का मुक्त मूलक एक भी कार्बन से नहीं कनेक्ट है, तब भी इसका नाम होगा 1 डिग्री कार्ब धनायन। बोलिए यहां तक किसी को समस्या, दुविधा, परेशानी नहीं। अगला पॉइंट ध्यानपूर्वक सीखेंगे। यदि कार्बन का ऋणायन 3 कार्बन से कनेक्ट होगा तो इसको पढ़ेंगे 3 डिग्री कार्ब ऋणायन। यदि कार्बन का ऋणायन 2 कार्बन से कनेक्ट होगा तो इसको हम लोग पढ़ेंगे 2 डिग्री कार्ब ऋणायन। 2 डिग्री कार्ब ऋणायन। यदि कार्बन का माइनस 1 कार्बन से कनेक्ट होगा तो इसको पढ़ेंगे 1 डिग्री कार्ब ऋणायन। 1 डिग्री कार्ब ऋणायन। या फिर कार्बन का ऋणायन एक भी कार्बन से कनेक्ट नहीं होगा तब भी इसका नाम क्या होगा? 1 डिग्री कार्ब ऋणायन। अगला पॉइंट ध्यानपूर्वक सीखेंगे। यदि OH जिस कार्बन से कनेक्ट है उससे यदि 3 कार्बन कनेक्ट होगा, OH जिस कार्बन से कनेक्ट है इससे यदि 3 कार्बन कनेक्ट होगा तो इसको पढ़ेंगे 3 डिग्री एल्कोहल। 3 डिग्री एल्कोहल। दूसरा पॉइंट, OH जिस कार्बन से कनेक्ट है उससे यदि 2 कार्बन कनेक्ट होगा तो इसको पढ़ेंगे 2 डिग्री एल्कोहल। 2 डिग्री एल्कोहल। यदि OH जिस कार्बन से कनेक्ट है उससे यदि 1 कार्बन कनेक्ट होगा तो इसको हम लोग पढ़ेंगे 1 डिग्री एल्कोहल। यदि एक भी कार्बन से कनेक्ट नहीं है, यदि एक भी कार्बन से कनेक्ट नहीं है तब भी इसको पढ़ा जाएगा 1 डिग्री एल्कोहल। और इसका यूज करने वाले हैं। और याद रखिएगा, अगर कोई भी रिएक्शन में ये तीनों भाग ले रहा है तो सबसे फास्ट रिएक्शन ये करेगा, उसके बाद ये करेगा, उसके बाद ये करेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा स्थायी 3 डिग्री एल्कोहल को माना जाता है, उसके बाद 2 डिग्री एल्कोहल को माना जाता है और उसके बाद 1 डिग्री एल्कोहल को माना जाता है। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। इसमें आइए, अगर ये तीनों रिएक्शन में भाग लेगा, अगर ये तीनों रिएक्शन में भाग लेगा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री कार्ब ऋणायन, तो इसमें सबसे पहले 1 डिग्री का रिएक्शन पूरा होगा क्योंकि सबसे ज्यादा स्थायी ये है, उसके बाद 2 डिग्री और सबसे अंत में 3 डिग्री ऋणायन के लिए। लेकिन इसके लिए 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्थायी, 2 डिग्री उसके बाद, 1 डिग्री उसके बाद। इसमें उल्टा होता है। उसी प्रकार इसमें होगा सबसे ज्यादा स्थायी 3 डिग्री कार्ब धनायन, सबसे ज्यादा स्थायी 3 डिग्री कार्ब धनायन, सबसे ज्यादा स्थायी 3 डिग्री कार्ब धनायन, उसके बाद होता है 2 डिग्री कार्ब धनायन और सबसे अंत में क्या होता है? 1 डिग्री। सेम यहां भी सबसे ज्यादा अस्थायी 3 डिग्री मुक्त मूलक, उसके बाद 2 डिग्री मुक्त मूलक और उसके बाद 1 डिग्री मुक्त मूलक। तो बताइए आपको समझ में आया या नहीं? ये सारी पॉइंटों के बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी बनता है। ये सारा पॉइंट
आपको जानना था, ये सारा पॉइंट आपको जानना था। अगर आप जान गए तो कॉपी में आप अच्छे तरह से नोट करें। अब देखो, अगर ये आ गया तो अब सारे रिएक्शन का पार्ट बाय पार्ट मैकेनिज्म आने वाला है, जो काफी मजेदार होगा। हम आपको कहानियां बना के आपको बताने वाले हैं, और कहानी अगर बता के आपको बताएंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। कुछ नया करने का तरीका, कुछ नए तरीके से सीखने का मौका मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।